बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज़े बयान ने तेरे असद कर लिया असीर, कहने को तेरी बज़्म में वाइज हजार थे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हैशटैग अंदाज़े बयान की तमाम टीम और काशिफ कुरैशी की जानिब से प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर में जहां कहीं भी प्यारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, बल्कि तमाम अहले इस्लाम को हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के हवाले से क्या गहमा गहमी रही, इस पर बात करते हैं अपने माहिर तज्जियाकार असद निज़ामी से। अस्सलाम वालेकुम असद, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी व्यूअर्स, चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जो कि है पॉलिटिक्स का, और देखते हैं कि पॉलिटिक्स में आज हमारे पास क्या है। टॉपिक इस तरह का है, एक कहानी है और वो इस तरह की कहानी है जो कि सुन के मुझे तो बड़ी ही ताज्जुब हुआ कि इस तरह की भी लोग मौजूद हैं हमारे ही मुल्क में, और उनके साथ जो वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये दो सवाल हैं इसके अंदर। तो वो जो कहानी है खातून की है जिनका नाम है ज़ेबा। ओके। 1971 की जो जंग थी उसके अंदर जब जो फौजें आई और लाइन ऑफ कंट्रोल जब बिल्कुल ही चेंज हो गई और पाकिस्तान के अंदर आई जो फोर्सेस, तो उसके बाद जब जंग खत्म हुई, एक ऐसा इलाका था जो कि LOC के अंदर, जो कि इंडियन ट्रूप्स जो थे वहां पे वो वहीं रह के वो पाकिस्तान के अंदर आ गए, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो वहीं तक मुकर्रर होगी और वहां तब्दील होगी समझे। तो जो हिस्सा इंडिया के लाता था वो या पाकिस्तान के लाता था वो इंडिया के अंदर आ गया। तो यकीनन जो लोग हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते थे वो पाकिस्तान की जानब गए, और कुछ 500 ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें से एक फैमिली में ये खातून बिलोंग करती हैं, जिनकी तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। वो मैप भी मैं लाया हूँ जो अब आपको दिखा रहा होगा स्क्रीन पे यकीनन के, जिसके ऊपर वो प्रॉपर नजर आता है कि जी बाकायदा किस तौर तरीके से वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो चेंज की गई। अब फिलहाल वो रहती हैं जिस जगह के रहती है ठोकमस, जो गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के अंदर है। और जो जिस गाँव से वो आई वो है चलुंका। अब ये 30 किलोमीटर के फासले पे। ठीक है। और इसके अंदर जो हैरानकुन बात है कि अगर उन्होंने फर्ज करें अपने खानदान से मिलना है जिनको वो छोड़ के आई, तो उनको पाकिस्तानी साइड से लाहौर तक जाना पड़ेगा। अपने गांव से लाहौर से बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर वो वापस ऑल द वे ऊपर जाएंगे अपने गांव तक, अगर उनको वीजाज और वो सारा चीजें मिले। ये जो किलोमीटर्स का एक रवाया था कि 30 की बजाय उनको अब कितना तय करना पड़ता है? 2200 किलोमीटर समझे आप। 1100 नीचे जाते हुए 1100 मजीद ऊपर जाते हुए 30 की बजाय उनको। और कुछ लोगों ने ये सफर तय भी किया और तकरीबन इसका खर्चा जो 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए एक बंदे के। हमारे पास कुछ, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि कुछ वीडियोस मौजूद हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पहले वीडियोस भी दिखा देते हैं। जी दरअसल ये है काशिफ कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने बाकायदा वहाँ पे पैसेज बनाए हुए हैं कि अगर आपने माइग्रेट करना है, आपने वापस जाके अपने गाँव लोगों को मिलना है, तो गवर्नमेंट उसकी इजाजत देती है। तो इधर क्यों नहीं? तो काशिफ इसमें यही बात नजर आती है कि कहानी जो है बड़ी दुख पहुंचाने वाली है कि एक जगह जो आप 30 किलोमीटर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, जो 30 किलोमीटर दूर है, आप उससे एक लाइन जो कि लाइन भी नहीं है सच, एक LOC है, उसके ऊपर आप उसकी वजह से आप उनको मिल नहीं सकते। तो मैं तो कहूँगा दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं उनको इकट्ठा होके इस चीज को रिजॉल्व करना चाहिए, और ऐसे कई लोग होंगे वहाँ पे जो चाहते होंगे कि इनके लिए आसानी हो और इतना पैसे ना खर्चे हो, और इतना सफर कौन कर सकता है। ऐसा ही है सर। तो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर सेगमेंट। जी व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब और चेक करते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि इंफोटेनमेंट में आज हमारे पास क्या है। जो मालिक के डायरेक्टर हैं
उनकी जब मुकम्मल सफाई उनकी सब सारी उन्होंने बात बताई अपनी, तो उसमें ये भी कहते हैं कि ये फिल्म तो ISPR ने अप्रूव की थी। राइट, मतलब जो आपकी जो इंफॉर्मेशन आपकी जो कह रहे इदारा है आर्मी का ISPR, उनकी नजरों से गुजरी है, अगर उनको बकौल इंसाफ के कोई इशू नहीं है तो फिर बैन क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, और अगर बैन की तो अब बैन जो है हट क्यों रहा है। और ये सारी बातें जो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होंगी, लेकिन उसके अंदर जो मेन बात ये है कि जो मूवी है ये मालिक अब पूरे जो ये कंट्री वाइड सर्कुलेट होगी, और मेरे ख्याल में इंटरनेशनली भी इसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है। हमने भी बड़ा डिस्कस किया कि सेंसर बोर्ड को अपनी एटलीस्ट जो प्रायोरिटीज हैं वो तो मद्देनजर रखनी चाहिए कि इस तरह की फिल्म जो कि वो कॉल उनके आर्मी की तरफ से सैंक्शन थी, ठीक थी, और उसके अंदर कुछ इस तरह की है आर्मी के अंडरटोन्स है, मुख्त मूवी भी उसी चीज के इर्द गिर्द है। और वो कहते हैं कि सियासतदानों के बारे में डायरेक्टली उन्होंने पॉइंट किया उसके अंदर, तो आप उस चीज को काट लें, कुछ एडिट कर लें। ये नहीं कि इतनी देर तक बैन रही, अप्रैल से लेकर देखें अब तक की वो मूवी बैन रही। कितने इसके ऊपर जो जिसने भी अपने पैसे लगाए होंगे, एक्सपेंडिचर किया होगा, वो तो इस चीज पे होता है ना कि मूवी लगेगी लोग जाके देखेंगे। अब शायद इसी बैन का उनको उल्टा फायदा ही हो कि लोग कहेंगे यार एक दफा तो जाके देखें इसमें था क्या। वेरी राइट, लेकिन होता ये है ना कि बाज़ का चीफ जब लिंगर ऑन कर दें तो उसका इंटरेस्ट वो नहीं रहता, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। खबर क्योंकि चल रही थी हर जगह, उसी वजह से चल रही थी कि लोगों को पता चले कि ये बाहर ही है मूवी, तो आप देखते हैं मूवी कैसी है। मैं जरूर जाकर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ देखने नहीं, अभी अभी लग रही है, अभी जैसी लगेगी तो अब जाके मैं भी खैर से देखूंगा क्या था भाई, क्या मसला हुआ इसके। एंटरटेनमेंट में कुछ और नहीं, फिलहाल नहीं। राइट जी, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे आपकी मुलाकात का, यानी कि हमारे सेगमेंट सोशल व्यूज का। तो बढ़ते हैं सोशल व्यूज की जानिब और चेक करते हैं कि लास्ट वीक आपने हमें क्या पैगाम भेजे हैं। जनाब हमारे साथ हैं मिर्जा अरबाब अरशद, तसव्वुर महमूद मुगल, प्रिंस नासिर, शान मोहम्मद राजपूत, उस्मान अवान। और उस्मान अवान ने कहा जी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पे भी बात किया करें, और तसव्वुर महमूद मुगल ने कहा है जनाब कि क्रिकेट की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी उसको भी डिस्कस किया करें। पूरा शो कर लेते हैं उसमें, मुझे बताएं। मैं अच्छा, अरबाब साहब जो है ना जी वो फरमाते हैं कि PTV ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है, एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं कि जो अभी तक हमने देखा ही नहीं था। फिर गोज टू यू, आप लोग ही हैं जो इस प्रोग्राम को फॉर्मेट करते हैं, आप ही हैं जो हमें बताते हैं कि जनाब हमने अब इस वीक किस बात पे बात करनी है। जितनी बात का चर्चा आप करेंगे उसी बात को लेकर हम आगे चलेंगे। और बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का भी जो कि हमारे पेज को लाइक कर रहे हैं। रिक्वेस्ट ये करेंगे कि लाइक करने के साथ साथ थोड़ा सा कमेंट भी हमें जरा खुल के दें, ताकि हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाए कि हमने किस रुख में बात करनी है। जी असद, मेरा ख्याल है कि अब टाइम हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, तो कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, उसके बाद वापस लौट कर आएंगे आप ही के पास आपके अपने प्रोग्राम #अंदाज़े बयान के लिए। टार्ज़न नेटवर्क किसान, ज़राअत और हुकूमत पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और सच्ची दोस्ती निभाते हुए अपने ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में 10 से 40% तक कमी का ऐलान करते हैं। फोर ब्रदर्स ग्रुप पाकिस्तान, किसान का सच्चा दोस्त। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। टाइम हुआ चाहता है जनाब अब स्पोर्ट्स सेगमेंट की जानिब बढ़ने का, तो आइए चेक करते हैं कि आज स्पोर्ट्स सेगमेंट में हमारे पास क्या है। स्पोर्ट्स में आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मुश्तबा अली, जो कि हैं कोच SNGPL माउंटेनियरिंग एंड स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि ये स्पोर्ट एक्चुअली है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं? दैट्स नाइस। अच्छा, सुनने में आ रहा है जनाब के ओलंपिक्स 2020 में एक नया गेम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जो कि है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या सिलसिला है और माशाल्लाह कैसे ये गेम शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एक आर्टिफिशियल वॉल जिसके ऊपर मिनिमम टाइम में आपने क्लाइंब करना होता है, और ये स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ होगा IFSC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग,
اور اب یہ ظاہر آپ نے بتایا کہ اولمپک میں آ گئی ہے، تو اس کے لیے پاکستان میں جو سی آلریڈی ٹیم ابھی کام کر رہی ہے وہ SNGPL کی ہے، واحد گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس نے اس گیم کو آن کیا. اور اس گیم میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ٹائم منیمم ٹائم گیم ہے. لائک آپ نے 15 میٹر ایک اسٹینڈرڈ ہے ورلڈ وائڈ، اس کو آپ نے منیمم ٹائم لائک 15 میٹر کی 5 سے 7 سیکنڈ میں آپ نے اس کو کلائم کرنا ہے. کب سے وابستگی ہے آپ کی اس گیم کے ساتھ؟ ہاں تقریباً اس لائک 99 سے. 99 جی 99 سے. اس گیم میں ساتھ ماؤنٹیننگ بھی ہے، اسپورٹس کلائمبنگ فار ہارڈ از لائک لاسٹ 10 ایئرس. رائٹ. جب آپ نے گیم اسٹارٹ کی تو پاکستان میں رجحان کس حد تک تھا اس گیم کا؟ نہیں، پہلے تو رجحان جو سے چل رہا تھا وہ سمپل ایک کلائم کا تھا. اوکے. اور کلائم لائک آپ نیچرل راک پہ کر لیں یا آرٹیفیشل پہ کر لیں. IFSC جو سی فیسلٹی ہے لاسٹ 3 ایئر سے پاکستان میں ہے، اور یہ وہی اسٹینڈرڈ ہے جو پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں ہے. تو اس گیم کو آپ کہہ لیں کہ 3-1 سال سے اس میں ٹیمز بھی ہیں، پرائیویٹ ادارے بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا ادارہ بھی کر رہا ہے اس کو. رائٹ. اسد احمد مشتبہ ہمارے ساتھ. جی بالکل. میرے لیے 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ پاکستان کے اندر جو والز ہیں وہ ایک تو کتنی ہے؟ میرے خیال میں آپ نے بتایا 3 والز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان شاید لاہور میں 3 ہے، باقی اور شہروں میں بھی ہیں. تو ان سے کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنی کم والز ہونے سے ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کریں یا ٹیلنٹ نکال سکتے ہیں اس میں سے؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ مین فوکس جو ہوتا ہے وہ یا تو ہاکی کا ہے یا کرکٹ کا ہے، تو کیا ایسی اسپورٹ جو کہ ابھی اولمپکس میں انکلوڈ ہوئی ہے، کیا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس چیز کے اندر فوکس ہوگی کہ وہ ایتھلیٹس کو یہاں سے باہر بھیجے؟ پہلا تو یہ ہے کہ جو کلائمبنگ وال ہے 2 لاہور میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے. اور ٹیلنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو زیادہ بالز چاہیے، کراچی میں بھی چاہیے، ملتان میں بھی چاہیے. اور اس کے علاوہ ٹیلنٹ کے لیے آپ کو ڈومیسٹک ڈیفینیٹلی، جیسے کرکٹ کے لیے ڈومیسٹک سارا سال چلتی ہے. مختلف اداروں کو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ٹیمز بنائیں، ان کا پورا سال کمپٹیشنس ہوں، اس میں سے آپ ٹاپ 10 نکالیں اور ان کا کمپٹیشن کروائیں منیمم ٹائم پہ. پھر وہ بندے آپ کے جو سے ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی چاہیے کہ اولمپکس میں اگر آپ یہ گیم شامل ہوئی ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بہتری کے لیے اقدامات کریں. ٹھیک ہے. اور پلیئرس کی فیسلٹیز باقی چیزیں دیکھیں، ڈیفینیٹلی اس کو ہونا چاہیے. اوکے. آل اوور دا ورلڈ اس گیم کا کیا آپ کو اسکوپ نظر آتا ہے؟ ساری گیمز سے اگر آپ تھوڑا سا ہٹیں تو یہ ایک بڑی تھرلنگ گیم ہے. جس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی پوری ایک کانسنٹریشن باڈی پاور چل رہی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. جیسے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ماؤنٹیننگ ہو گئی، ٹریکنگ ہوگی، ہائکنگ ہوگی، تو لوگ اس کی طرف بہت زیادہ آ رہے ہیں. رائٹ. اور اس میں سے یہ گیم جو ہے اس کا ایک حصہ بھی ہے کہ لائک آپ ایک سمپل ایک کلائم کر رہے ہیں نیچرل وال پہ، اور جب آپ آرٹیفیشل پہ آتے ہیں تو آرٹیفیشل ٹائم. اوکے. تو یہ بڑھتی جا رہی ہے. اور میری جو اپنی آبزرویشن ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں اس میں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں. ٹائم کیا ہے اس کا؟ ورلڈ ریکارڈ کیا اس وقت؟ اس وقت اس کا جو ہے 15 میٹر اس کا 5.45 سیکنڈ ہے. اچھا، پاکستان کو اگر ہم آل اوور دا ورلڈ دیکھتے ہیں تو پاکستان رینکنگ میں اس گیم میں آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت رینکنگ میں ڈیفینیٹلی بہت ہم باٹم پہ تو نہیں ہے، لیکن کون سے ممالک ہیں جو اس وقت اس اسپورٹ کو بڑا اگریسولی آگے لے کے چل رہے ہیں؟ یورپ پورا آپ دیکھ لیں اس کو. اور اس کے علاوہ جو زیادہ چل رہے ہیں ابھی آپ کا چائنیز، ہم آپ سینٹرل ایشیا میں دیکھ لیں، ایران میں یہ گیم بہت آگے ہے. اس کے علاوہ آپ کورین دیکھ لیں. تو اس گیم کو انہوں نے ایک بالکل یہ کہہ لیں کہ کمپلسری کر دیا اسکولوں میں، کالجز میں انہوں نے وال بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ جو کرنا چاہتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ آپ جسٹ گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، تو وہ اسکول کا حصہ ہے، ان کی ایجوکیشن کا حصہ ہیں یہ گیمس. رائٹ. تو ان فیسلٹیز کے ساتھ کیا ہم اولمپکس کے لیے خود کو تیار کر سکیں گے؟ نہیں، ہمیں اس فیسلٹی کو بہت اوپر لے کے جانا پڑے گا. اور بہت ٹف ٹائم چاہیے ہمیں کہ ہم اس میں کوالیفائی کر کے کوئی پوزیشن لینا کر چاہ رہے ہیں. اٹس ناٹ اے ایزی گیم. ہم سلیکٹڈ ہیں اولمپکس کے لیے کہ ابھی ہم نے دیکھیں ابھی ہم کوالیفائنگ کریں گے. کوالیفائنگ کے لیے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں
वो पूरी होंगी। उसके बाद में टीम अगर जाती है, अगर फर्स्ट करें 10 की टीम जा रही है तो उसमें वो एक ट्रायल होते हैं, हर एक के हर क्वालिफाइंग मैचेस हैं, चाहे वो हॉकी है या फुटबॉल है, तो वो 10 सेकेंड्स। राइट, जैसा कि हमारी बाकी गेम्स हैं, क्रिकेट हो गई, हॉकी हो गई, वो आपको वेल पेइंग एक सोसाइटी उसको एक्सेप्टेंस भी देती है और सोशली आपको एक स्ट्रॉन्ग सेटअप देती है। तो इस गेम में अगर आप आते हैं एज अ करियर इसको अपनाते हैं तो क्या आप अपना फ्यूचर सिक्योर समझते हैं? इसका फ्यूचर सिक्योर होगा, लेकिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट्स के इदारे इसको ऑन नहीं करेंगे। ओके, एक है डेफिनेटली जब ज्यादा होंगे तो जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो अच्छी पे भी लेगा और उसका अच्छा फ्यूचर भी होगा। अगर एक इदारा है तो उनके लिए सिंपल सी बात है कि वो उन्हीं को लेकर चलेंगे, तो करियर सिस्टम गुड है अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। इनिशियल लेवल है, आगे जाते जाते इंशाल्लाह इसमें कुछ बेहतरी के चांसेस भी नजर आएंगे। अभी जो दोस्त जो नौजवान हमारे देख रहे हैं, कोई जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि जी लड़कियां कर सकती हैं या लड़के कर सकते हैं? कुछ ये इक्वल है। इस गेम में ये है कि लड़कियों के लिए एक डेफिनेटली दूसरा रूट होता है। SNGPL के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हम एक IFSC के अलावा एक कंपटीशन करवाते हैं, ओके, जिसके अंदर हम अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, 16 फीमेल्स एंड IFSC रूट, ये सारा करवाते हैं कंपटीशन। यानी कि उनको एक चीज से एक थोड़ा सा उनको आइडिया हो, फेमिलियर हो कि क्लाइंबिंग है क्या चीज। राइट, तो हर एक एज के लिहाज से उसको हमने उसकी यानी कह लें कि सॉफ्ट किया होता है कि हार्ड क्लाइंब नहीं है। और लड़कियां डेफिनेटली इसमें बहुत आगे हैं, लेकिन कम है, बहुत कम है, लेकिन जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। सोसाइटी मतलब इस चीज को जानती तो है, लेकिन वो समझते हैं कि जैसे हम लूडो कैरम खेल रहे हैं वैसा ही कुछ गेम है, लेकिन ओलंपिक्स में आना इट मीन्स कि इसको सीरियस लिया जा रहा है और लिया जाना चाहे। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह ताला मजीद जैसे जैसे गेम आगे तरक्की करती जाएगी हम आपको दोबारा दावत देंगे, हमारे प्रोग्राम में आइएगा और हमें मजीद गाइड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जो कि है सोशल पॉइंट। एक नया जो एक पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसकी जो बैकग्राउंड है वो तो बिल्कुल ठीक है, होने चाहिए। वो ये आपको पता होगा 2006 के बाद से कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट आना शुरू हो गई थी जी। तो वो इनिशिएटिव ये है कि सब गाड़ियां अब 90 दिन का उन्होंने नोटिस दिया है, जिसके बाद से सब गाड़ियों के ऊपर ये लाजमी है कि वो ओरिजिनल जो नंबर प्लेट्स हैं वो लगाएं और मोटरसाइकिल्स। ओके, और उस दिन उसके बाद से फिर चालान भी होना शुरू हो जाएंगे और अगर आपकी चालान ज्यादा हो जाते तो ये भी मैं पढ़ा था कि आपकी गाड़ी भी इंपाउंड हो सकती है। अब इसकी वजह बेसिकली ये है कि आपको पता है कि जो भी दहशतगर्दी है और जो भी मुख्तलिफ मसाइल हैं हमारे मुल्क के, उसके अंदर गाड़ियों का इस्तेमाल तो एक काफी हद तक होता है। चोरी हो गई, किसी डकैती हो गई, कोई भी किसी में काम है, तो नंबर प्लेट्स ओरिजिनल रखने की जो सेंस है वो मैं बिल्कुल समझता हूँ। राइट, मैं लेकिन इतराज इस बात पे करता हूँ जो हमने इंशाल्लाह जो हम करेंगे अपना ट्रैफिक का पूरा शो, उसके ऊपर ये है कि ये तो हो गई एक बहुत ही आगे जाने वाली बात कि जी कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स, कंप्यूटराइज किताब, तो फलानी काउंटडाउन चल रहा है कि जी सिग्नल इस वक्त खुलेगा, सिग्नल इस वक्त खुलेगा। लेकिन जो एक चीज बहुत मैं समझता हूँ, आप भी खैर से आप गाड़ी चलाते हैं, आप सड़कों पर जाते हैं, सब हमारे लोग जो है उनको पता ही है कि कितने हालात ऐसे हैं कि नंबर प्लेट पे फोकस के बजाय जो जो, जो लफ्ज है एजुकेशन आम आवाम का, उसके ऊपर फोकस दिया जाए। आपको पता है ड्राइविंग टेस्ट जो है वो अब जाके कुछ ज्यादा उसकी सेंस बनी है और मुझे नहीं पता किस किस्म का ड्राइविंग टेस्ट होता है, तो इनका टेस्ट लेते हैं और फिर उनको लाइसेंस दे देते हैं, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं वहां पे। दूसरी बात ये है कि आप जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो मोटरिस्ट हैं सारे, उनको पहले बताएं जी कि आप आधे लोगों को पता ही नहीं हम किस साइड पे ड्राइव करते हैं। पाकिस्तान ड्राइव करते हैं लेफ्ट पे, राइट, कहते हैं जी गाड़ी तो राइट हैंड है तो लेफ्ट पे कैसे ड्राइव कर सकते हैं। ये तो आधे लोगों को ये बात इल्म ही नहीं है कि हम लेफ्ट पे ड्राइव करते हैं। उसके बावजूद आप नंबर प्लेट वाला इनिशिएटिव जरूर लें, मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बाकायदा एजुकेशन पॉलिसी बनाएं, को बुक दें, को लोग पढ़ें, को समझें क्या है। वरना तो इस तरह आप जितनी भी सड़कें बना लें, जितने भी आप ट्रैफिक के निजाम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, एक बंदा वो होगा जो इस तरह के बजाय इस तरह चलेगा और आप सारा निजाम से तबाह करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि एजुकेशन जो आप वाली बात है ये बहुत से ज्यादा जरूरी है। एजुकेट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। गलती करने पे पनिश करें यार, पनिश करने से थोड़ा सा अगले को एहसास होगा कि मैंने काम दोबारा नहीं बहुत बड़ा ही दूसरा किस्म का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन 10 से 12 साल की उम्र के कोई लड़के वो बाइक पे जा रहे हैं, पीछे उनके कोई 10 से 12 लड़के नहीं, 10 से 12 साल के बच्चे, और ट्रैफिक वार्डन साहब जब खड़े देख रहे हैं जा रहे हैं ये भी एक क्या समझ नहीं आती बात है। नजर आ रहा है कि जी इस बंदे का लाइसेंस क्या, इसका आईडी कार्ड नहीं होगा, ये ढेर सारे मसले, उनमें से एक ये नंबर प्लेट हमारा, तो आप अब लगा लीजिएगा, मैं भी कस लूंगा, आप भी कस लें।
अच्छा, कुछ और कहना बस चाहेंगे? यही अगेन सोशल व्यूज के अंदर आज काफी खुशी हुई देख के कि कई लोगों ने हमें कमेंट दिए, तो मैं ये इंकरेज करूंगा नाज़रीन को कि मजीद कमेंट्स आप करते रहें और टॉपिक्स हमें बताएं, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। वेरी राइट। जी व्यूअर्स, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाजत लेने का, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हमारे प्यारे पाकिस्तान को रहती दुनिया तक शादो आबाद रखे और आने वाली ईद हम सब के लिए खैर बरकत का बायस बने और ईसार और कुर्बानी का जो जज्बा ये ईद हमें सिखाती है वो हम अपनी जिंदगियों में शामिल करते हुए अपनी मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। काशिफ कुरैशी, असद नज़ामी और प्रोग्राम #अंदाज़े बयां की टीम को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर होगी आपसे मुलाकात। टेक केयर, रब राखा एंड लव यू पाकिस्तान।